बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। अपने पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस प्रोसेस डिस्कस कर लिया हुआ है लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पे हमने बताया था कि बिजनेस प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो आप परफॉर्म करते हो अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो ताकि आप एक प्रोडक्ट बना सको, अपने इनपुट के थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना सको। जब इस प्रोसेस को हम ग्राफ की सूरत में या फ्लो चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि इसे बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग कहते हैं या मैपिंग कहते हैं। Business process modeling is the activity of creating a detailed flowchart or process map of a work process that show input, task, activities, structured sequence। यानी जो भी आप अपने प्रोसेस में बिजनेस प्रोसेस में यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर उसे फ्लो चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर दो तो कहेंगे कि इसे बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग है। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी प्रोसेस की, शोइंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस टास्क विच इज डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम अ सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ग्राफ की सूरत में आप अपना टास्क रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। बिजनेस प्रोसेस मॉडल बेसिकली आपकी कंपनी के डिफरेंट प्रोसेस के डिटेल बता रहा होता है, फंक्शन की डिटेल बता रहा होता है ग्राफ की सूरत में। बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड नोटेशन, ग्राफिकल नोटेशन दैट डिपिक्ट द स्टेप इन अ बिजनेस प्रोसेस। यानी अभी आपको मैंने बताया कि बिजनेस में जितने भी प्रोसेस या टास्क आप परफॉर्म करते हो एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को देने में, तो हर स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बिजनेस प्रोसेस मॉडल कहलाता है। डायग्राम की सूरत में जब बिजनेस प्रोसेस को शो किया जाता है तो ये इजीली कम्युनिकेट करता है, अंडरस्टैंडिंग में बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है बेसिकली, और हेल्प आउट करता है, आपको ये भी बता रहा होता है कि बिजनेस का कौन सा फंक्शन या डिपार्टमेंट इस प्रोसेस यानी बिजनेस प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा है या हिंडर क्रिएट कर रहा है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि बेसिकली डिफरेंट स्टैंडर्ड नोटेशन है जो बिजनेस प्रोसेस मॉडल में यूज की जाती हैं। फर्स्ट वन इज इवेंट। इवेंट क्या है? एनीथिंग दैट हैपन। जब आप बिजनेस प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी वाकया जो भी होता है वो इवेंट है। बिजनेस प्रोसेस मॉडल में इवेंट को सर्कल से आप रिप्रेजेंट करते हो। यानी आप इवेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप सर्कल बनाओगे, उसके अंदर आप डिस्क्राइब करोगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वे कर रहा होगा कि इवेंट हैपन हुआ है। सेकेंड वन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी बेसिकली टास्क होती हैं जो बिजनेस प्रोसेस में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कोई भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो बिजनेस प्रोसेस में, वो एक्टिविटी है। और बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग की शक्ल में जब ग्राफ की शक्ल में एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है तो राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर यूज करते हैं एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड वन इज गेटवे। गेटवे बेसिकली यूज किया जाता है फ्लो ऑफ प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, और जब मॉडल में इसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वन इज फ्लो। फ्लो बेसिकली पाथ होता है, यानी प्रोसेस कैसे फ्लो हो रहा है। यानी ये बेसिकली बता रहा होता है कि पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म हुआ, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा परफॉर्म हुआ, उनके पहले के बाद दूसरा स्टेप जो परफॉर्म हुआ है उसको हम एरो लगा के शो कर रहे होते हैं कि पहले ये स्टेप फॉलो करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया, फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। तो हर स्टेप, पहले स्टेप से दूसरे कौन से स्टेप पे गए, फिर थर्ड कौन सा स्टेप फॉलो किया, तो वो फ्लो के थ्रू मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जब भी आपने अपने प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करना है तो काम कहाँ से स्टार्ट करना है। यानी ग्राफ की सूरत में जब भी बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है या करंटली जैसे कंपनी ऑपरेट कर रही है उस प्रोसेस को आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की सूरत में। इसे एज इज मॉडल प्रोसेस भी कहते हैं। एज इज मॉडल प्रोसेस बेसिकली करंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन है, कंपनी करंटली कैसे ऑपरेट कर रही है
अब किसी भी पार्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी है उसको सॉल्व आउट करना है आपने, और आप पहले अपने प्रोसेस को, जैसे आप पहले ही काम कर रहे हो, अभी करंटली जैसे काम कर रहे हो, उसे रिप्रेजेंट करोगे। कोई इंप्रूवमेंट, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, कोई चेंजेस नहीं करोगे, एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसी को मैप कर दोगे आप मॉडल की शक्ल में। As this model process model represent the current state of operations that has been mapped without any physical improvement or changes to existing process model। ये तो पहला स्टेप हम ये परफॉर्म करेंगे कि जब बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करना है, पहले एज इस प्रोसेस मॉडल बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, हम टू बी प्रोसेस मॉडल बनाएंगे। टू बी प्रोसेस में ये हमारा इस मॉडल में हम ये बताते हैं कि हम एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू काम करें, जो फ्यूचर में हम काम करना चाह रहे हैं, पार्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन ऐड करना, यानी आपके करंट या एग्जिस्टिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड द टू बी प्रोसेस मॉडल दैट डिस्प्ले हाउ द प्रोसेस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व और इम्प्लीमेंटेड। जो प्रोसेस है उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, या जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो फिर आप अपने ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे, उसको मैप करना टू बी प्रोसेस मॉडल कहलाता है। बेसिकली टू बी प्रोसेस मॉडल ये एज इस मॉडल में चेंजेस या इंप्रूवमेंट करने के बाद जो मॉडल आपको ऑब्टेन होगा वो टू बी प्रोसेस मॉडल होगा। एज इस मॉडल पहले क्यों बनाते हैं, बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको कंपनी का प्रोसेस अंडरस्टैंड हो जाए कि कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही है, ताकि फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी रहे और ज़्यादा बेटरली इफेक्टिवली सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके प्रोसेस को देखते हुए। अगर प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉपर, तो सोल्यूशन भी जो आप फाइंड आउट करोगे हो सकता है कि उतना इफेक्टिवली काम ना करे, क्योंकि आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए पहले एज इस मॉडल बनाते हैं ताकि प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर टू बी प्रोसेस मॉडल बनाया जाता है। टू बी प्रोसेस मॉडल शो करता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उस इश्यू को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम टू बी एज इस मॉडल को भी एज इस मॉडल को भी और टू बी मॉडल को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है कि आपने बर्गर ऑर्डर करना है, उसका एज इस मॉडल पहले ये है, यानी कस्टमर क्या करेगा। करंटली आप इस मॉडल के थ्रू काम कर रहे हो, यानी आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कंपनी ये प्रोसेस फॉलो कर रही है। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है बर्गर के लिए, पहले कंपनी क्या, कस्टमर क्या करता है, वो कैशियर को अप्रोच करता है, अपना बर्गर ऑर्डर करता है। कैशियर पूछता है कि आपको फ्राइज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए फिर वो उससे पूछेगा कि क्या आपको नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है, डू यू वांट कोल्ड ड्रिंक और नॉट। तो अगर कहेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, कस्टमर अपना ऑर्डर लेगा और कस्टमर पे कर देगा कैशियर को। लेकिन अगर वो कहेगा कि मुझे फ्राइज चाहिए, फिर वो फ्राइज के लिए सेपरेट ऑर्डर पास ऑन करेगा। या अगर वो चाहता है उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो उसके बाद वो फिर सेपरेट ऑर्डर पास करेगा और फिर कस्टमर को पे करेगा। टू बी मॉडल में क्या कहते हैं कि अगर आपने बर्गर ऑर्डर करना है तो वो जो 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा इन्वॉल्व थे, यानी आप उससे पूछोगे फ्राइज कल चाहिए या नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक को करने के लिए, इसके बजाय वो कस्टमर सीधा कैशियर को अप्रोच करें, वो इकट्ठा ही ऑर्डर पास अपना ऑर्डर दे दे मेल के लिए कि उधर आइदर ही वांट फ्राइज, ही वांट कोल्ड ड्रिंक, वो इकट्ठा ऑर्डर दे दे, ही गट द ऑर्डर और कस्टमर पे कर दे कैशियर को। एज इस मॉडल और टू बी मॉडल बिजनेस प्रोसेस में दोनों ही बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि एज इस मॉडल हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है करंटली क्या प्रोसेस चल रहा है और कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना इजी होता है। और टू बी मॉडल के थ्रू आप अपने प्रोसेस को री इंजीनियर कर सकते हो, आपका प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बेसिकली। जब भी एज इस मॉडल बना रहे होंगे तो एक बात आपने याद रखनी होती है कि मॉडल में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी होती है आपने। जब एज इस मॉडल क्रिएट कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिटेल डाल देते, स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी आपने, शॉर्ट कीवर्ड्स पे आपने मॉडल बनाना होता है। बेसिकली गोल क्या होता है कि आप अपने टू बी प्रोसेस मॉडल को सिंप्लीफाई कर सको, ताकि अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तो वो समझना ज़्यादा मुश्किल होगा। इंस्टेड कि आप कीवर्ड्स यूज़ करो और प्रोसेस को बता रहे हो तो उससे वो सिंप्लीफाई भी एक तो होता है, और दूसरा कोई अगर हिंडर क्रिएट हो रही है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है टू बी प्रोसेस मॉडल में थ्रू। और अगर प्रोसेस में जो कोई भी इररेलेवेंट, इलॉजिकल या कोई भी मिसिंग पॉइंट होगा तो उसको भी आइडेंटिफाई करना इजी होगा।
बेसिकली एज इस मॉडल बनाने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जो कि आपको हेल्प आउट करता है कि अगर कोई रिडंडेंट टास्क एक टास्क टू टाइम परफॉर्म हो रहा है, रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, स्मूथ रनिंग नहीं है फ्लो की या प्रोसेस की, उसको कवर किया जा सके, या कोई और इशू आ रहा है तो उसको कवर किया जा सके। ये प्रोसेस, जब बिजनेस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इसमें हमें हेल्प आउट मिलती है। और कब इन्वेस्टिगेट करते हैं? जब एज इस मॉडल बना रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होते हैं ना, एक्चुअल में आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो, कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, और टू बी द मॉडल में क्या होना चाहिए। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करती हैं अपने बिजनेस प्रोसेस में, वो पहले अपने बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करती हैं, कोई हिंडर क्रिएट हो रहा है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको रिमूव करती हैं, फिर MIS को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो मैनेजर जो पहले MIS को चूज़ कर लेते हैं कि ये प्रोसेस होगा, और बाद में अपने बिजनेस प्रोसेस को उससे अलाइन करने की कोशिश करें, यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पहले बना लिया, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने बिजनेस प्रोसेस को बनाने की कोशिश करोगे तो मोस्टली फेल हो जाओगे, क्योंकि पहले बिजनेस प्रोसेस डिफाइन किया जाता है, फिर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो उससे अलाइन कर रहा है उसको चूज़ किया जाता है। अगर आप वाइस वर्सा करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस में जाएगी, आपका प्रोजेक्ट फेल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन, स्ट्रीमलाइनिंग और री इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले वर्क फ्लो को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो तमाम एक्टिविटी, टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आप अपने बिजनेस प्रोसेस में हर स्टेप पे जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी क्या होंगी? वो स्टेप 1 बाय 1 जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा फ्लो आपका वर्क फ्लो होगा, जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो। यानी आपके तमाम स्टेप्स मिलके एक फ्लो बनाएंगे जिसे हम वर्क फ्लो का नाम देंगे। वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड करना कि काम कैसे परफॉर्म हो रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कंपनी से, कंपेटिटिव कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, तो जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे तो अल्टरनेट बिजनेस प्रोसेस भी इम्प्लीमेंट करने में ईजी होगी। आप फाइंड आउट कर सकोगे कि अगर हमें अपना बिजनेस प्रोसेस चेंज करना पड़े तो अल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है, या अगर अपने अल्टरनेटिव प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। जो भी अल्टरनेटिव प्रोसेस आप बिजनेस प्रोसेस बनाओगे या चूज़ करोगे, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। और आप जो अपना प्रोसेस चेंज करना चाह रहे हो, नया प्रोसेस उसकी जगह पे बिजनेस इंप्लीमेंट करोगे, जो नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट चेंज हो गई या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो आपके प्रोसेस में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई कर सकते, अडेप्ट कर सके खुद को। तो जो भी सिस्टम आप या प्रोसेस अडॉप्ट करो, सिस्टम अडॉप्ट करो, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और उसमें अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज हो ये खुद को मॉडिफाई, सिस्टम को मॉडिफाई किया जा सके। बिजनेस प्रोसेस को चेंजिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। अब आप सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हो। तो जैसे ही कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो बिजनेस प्रोसेस को भी चेंज की ज़रूरत पड़ती है। अब कंपनी को कब लगेगा कि उसे अपना बिजनेस प्रोसेस चेंज करना चाहिए, जो काम वो कर रही है जिस तरीके से, वो कब चेंज करना है? तो डिफरेंट 3 कंडीशंस है जिनका जब कंपनी फाइंड आउट करे कि ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं, इनमें से कोई भी हो रहा है तो उसे अपना प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, यही राइट टाइम है। पहली बात तो ये है कि कंपनी मार्केट में अगर वो प्रोसेस आप जिसके थ्रू आप काम कर रहे थे वो चेंज हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप मैनुअली काम करते, सारी कंपनीज मैनुअली काम कर रही थी, फिर मार्केट चेंज हुई, एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई, सब ने कंप्यूटराइज सिस्टम अडॉप्ट कर लिए, मार्केट चेंज हुई है तो इसका मतलब है अब आपको भी अपना सिस्टम, बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड, कब आप बिजनेस प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है कि जब कंपनी जो परफॉर्म कर रही है वो उसका इंडस्ट्री बेंचमार्क से कम है, यानी आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब है आपके प्रोसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप अपने गोल्स मीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, तब भी आपको अपना बिजनेस प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड वन इज़ दैट कि कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाह रही है अपने कंपेटिटर्स पे, तो आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करो, उसको चेंज करो ताकि एक तो आपकी इफेक्टिव प्रोसेस इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर,
तो आपको कंपेटिटिव एज देगा। तो कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए भी कंपनीज अपना प्रोसेस चेंज करती रहती हैं। कंपनी अपने प्रोसेस को 3 तरीकों से चेंज कर सकती है। बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस 3 तरह से ला सकती है। पहले तो ये कि ऑटोमेशन के थ्रू अपना चेंज कर सकती हैं। द सेकंड वन इज दैट स्ट्रीमलाइनिंग एंड द थर्ड वन इज री इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन। आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं मैनेजमेंट लेवल के बारे में। किसी भी बिजनेस में टिपिकली 3 तरह के मैनेजमेंट लेवल ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तीनों लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो तीनों पे बिजनेस प्रोसेस भी डिफरेंट होंगे और जब उनको चेंज करना है, उनको अपडेट करना है तो डिफरेंट टेक्निक्स रिक्वायर्ड है। ऑपरेशनल लेवल पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं और चेंजिंग इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो टाइप यूज़ की जाती है चेंज की, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे जो काम ज़्यादातर परफॉर्म हो रहे होते हैं वो रूटीन डेली बेसिस के टास्क होते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते, नॉर्मली स्टैटिक होते हैं वो टास्क। जैसे अगर हमने कहा इन्वेंट्री आप स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक इन्वेंट्री का स्टॉक है तो वो आप मेंटेन कर रहे हो, उसमें ऐसा चेंजिंग नहीं आ रही होती। अपने कस्टमर्स को चेकआउट करना या आपकी बिजनेस का क्लोज और ओपनिंग प्रोसीजर सेम होता है, प्रोसेस सेम होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। इसमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये टास्क स्ट्रक्चर्ड होते हैं, फॉर्मेट दिया होता है, प्रोसीजर होता है कि इसके थ्रू आपने काम परफॉर्म करना है। ऑपरेशनलाइज्ड एनालिस्ट होते हैं जो ऑपरेशनल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं या इसका बिजनेस प्रोसेस डिफाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली आपने अपने बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है ताकि आप मार्केट में इन रह सको। अगर बाकी आप कंपेटिटर्स या मार्केट में दूसरे लोग जो आपको कम्पीट कर रहे हैं वो अपना प्रोसेस इम्प्रूव कर लेंगे और आप नहीं कर पाओगे तो आप उनसे पीछे रह जाओगे, आपकी सेल कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी मार्केट में इन रहने के लिए अपने प्रोसेस को चेंज करती रहती हैं। कंपनी को प्रोसेस इस वजह से भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है आजकल, इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उनकी डिमांड चेंज होगी। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को उनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स या डिमांड नहीं दोगे तो कस्टमर तो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगी नहीं, उसके पास तो और चॉइसेस पहले ही अवेलेबल होती हैं। आपके कंपेटिटर्स उसके लिए तो चॉइसेस ही हैं ना। तो अगर आप उससे प्रोडक्ट नहीं दोगे जो वो रिक्वायर कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो वो आपके कंपेटिटर पे स्विच कर जाएगा जो कि अल्टीमेटली आपके लिए लॉस का बायस बनेगा। इसीलिए कंपनी बिजनेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस को यूज़ करती रहती हैं ताकि करंट प्रोसेस को मुहैया किया जा सके और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑटोमेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने कंप्यूटराइज जो काम आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हो उसको कंप्यूटराइज कर देते हो ताकि वो इफेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम पड़े। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल पे रोल ऑफर्स हैं। सपोज अगर कंपनी में 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी पे कैलकुलेट करना, अगर मैनुअली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो 5000 लोगों की पे काम करने के लिए आपको मिनिमम 30 लोग चाहिए जो उन 5000 लोगों की पे कैलकुलेट करें, वेज रेट लगाएं, उन पे टैक्स उनके डिडक्ट करें, इंश्योरेंस के लिए अमाउंट उनके डिडक्ट करें, पेंशन वगैरह के लिए जो डिडक्शन होती है वो करें। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस होगा और इतने ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी आपको। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटराइज या सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लें, सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, तो एक ही शख्स ये काम कुछ घंटों में भी परफॉर्म कर सकता है। टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, वो भी ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीपीएस में यूज़ किया जाता है ऑटोमेटेड प्रोसेस। हमने भी बात की कि कंपनी अपने प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करती रहती हैं ताकि वो अपने कस्टमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले कंपनी वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट करती है जिसपे अकॉर्डिंगली वो करंटली काम कर रही है। अपने प्रोसेस के बारे में सेकेंडली अपने प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको प्रोसेस को मुहैया किया जाता है। परफॉर्मेंस मेजर करते हो कि इस प्रोसेस के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही, क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर फाइनली आप इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती हैं उनकी बेसिस पे हम जब उन्हें
ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं या रिपीट हो रहे हैं, तो उनको जब हम अगर उनको निकाल देंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ना, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो फिर आप जो अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और जो फिर नई जो इम्प्लीमेंट किया है नई परफॉर्मेंस को, जो इम्प्रूव मेजर लगाए हैं उसको फिर इम्प्रूव्ड प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट किया है उसकी परफॉर्मेंस को फिर आप मेजर करते रहते हो। और ये काम जो इम्प्रूवमेंट का काम है, ये नहीं कि आपने स्टेप एक मरतबा परफॉर्म कर लिया आपको लगा इम्प्रूवमेंट होगी, ये कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म करते रहते हैं ताकि एक इफेक्टिव वे अपने जॉब को परफॉर्म करने का, बिजनेस प्रोसेस को परफॉर्म करने का फाइंड आउट किया जा सके। सेकेंड, जो मैनेजरियल लेवल पे जो डिसीजन कर रहे होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं, रूटीन डिसीजन, सेमी रूटीन डिसीजन होते हैं बेसिकली मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जो टास्क से रिलेटेड ईयरली वाइज भी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, जैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, सेल्स स्ट्रेटजी बनानी है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इम्प्रूव करना है। तो ये थोड़े डायनामिक नेचर के होते हैं, सेमी डायनामिक नेचर के होते हैं। ये आपने स्टैटिक डिसीजन नहीं होते जैसे हमारे ऑपरेशनल में होते हैं कि एक ही स्टेप्स फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट वेज भी एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे जो डिसीजन थे वहाँ पे जो चेंजेस के लिए हमने मैनुअल काम को कंप्यूटराइज कर दिया था, यानी ऑटोमेशन यूज़ कर ली थी। मैनेजरियल लेवल पर जो डिसीजन होते हैं, हमने भी बात की, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑटोमेशन से ज़्यादा भी कुछ रिक्वायर्ड है ना, यानी सिर्फ काम को मैनुअल कर देना ही इम्पोर्टेंट काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पे हम एफिशिएंसी पे भी फोकस कर रहे होते हैं, जो अननेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हमारे प्रोसेस में उसको रिमूव कर देते हैं या अपने प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस एफिशिएंसी बाय सिंप्लीफाइंग और एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स। स्ट्रीमलाइनिंग बोटलनेक रिमूव करती है, जो कि आपकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। ये रिडंडेंसी भी रिमूव करती है। बोटलनेक मीन्स कि अगर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पहले ही मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, अगर सपोज कंप्यूटर मल्टीटास्क पहले ही हैंडल कर रहा है, आप उसे और टास्क असाइन करते जाओगे वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, कंप्यूटर काम करना छोड़ देगा, ये सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आपने उस पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल दिया। तो स्ट्रीमलाइनिंग बेसिकली हेल्प आउट करता है कि जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको रिमूव करता जाता है, बोटलनेक क्रिएट होने से रोकता है, और रिडंडेंसी यानी जो स्टेप मल्टी टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, मोर देन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उनको भी ये एलिमिनेट कर देता है। इसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सपोज हर डिपार्टमेंट के KPIs डिफरेंट होते हैं, जैसे जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। सेल डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेगा, जितनी उसकी सेल ज़्यादा होगी उससे मेजर करता है अपनी परफॉर्मेंस। कोई भी कस्टमर आएगा वो कहेगा जी हम आपको ऑर्डर फुलफिल कर देंगे, लेकिन अगर हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अपनी परफॉर्मेंस किससे मेजर करते हैं, अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में जो टाइम आता है, जिसे साइकिल टाइम कहते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं और उससे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। लेकिन अगर सेल्स वाले ऑर्डर लेते ही जाएंगे तो ऑपरेशंस वाले उन ऑर्डर को उतनी जल्दी फुलफिल नहीं कर पाएंगे और एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा कि ऑर्डर तो इकट्ठे होते जाएंगे और जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं हो रही होगी, इसे और सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रीमलाइनिंग हेल्प आउट करता है। ये ना सिर्फ ऑटोमेट कर रहा होता है बल्कि ये पूरे एक तो ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा ये पूरे प्रोसेस को मॉनिटर भी कर रहा होता है, एनालाइज भी कर रहा होता है, और जहाँ चेंजिंग रिक्वायर्ड होते हैं वो आइडेंटिफाई भी कर रहा होता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो डिसीजन होते हैं वो डायनामिक होते हैं, नॉन रूटीन होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं आप अपने प्लांट वगैरह को, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज हो गई, स्टेक होल्डर के इंट्रैक्शन वगैरह हो गई, ये सारी हो गई। स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं इसमें जो डिसीजन किए जाते हैं वो बेसिकली कंपनी के कंपेटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए और गेन करने के लिए किए जाते हैं। आजकल के दौर में हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी आ रही होती है, बिजनेस में एंटर हो रही होती है, किसी नए बिजनेस में या एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी एंटर हो रही होती है। कस्टमर के पास वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उसे उनमें से चूज करना है। तो हर कंपनी यही चाह रही होती है कि उसके प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को फोकस करे, प्रेफर करे। तो इसके लिए कंपनी को आउट परफॉर्म करना पड़ता है, यानी अपने प्रोसेस में चेंजिंग लानी पड़ती हैं।
पहले जो हमने दो किए हैं ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइनिंग, ये इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं लेकिन टाइम गेनिंग होते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही होती है, तो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, रैपिड इंप्रूवमेंट चाहिए होती है, रैपिड चेंजेस चाहिए होते हैं। तो इसके लिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग को यूज़ करती हैं, जो आपके वर्क फ्लो के डिज़ाइन को चेंज कर देता है टोटली। जैसे आप काम परफॉर्म कर रहे हो तो पूरे प्रोसेस को चेंज कर देता है, ताकि कंपनी मार्केट में इन रहे, कंपनी के प्रोडक्ट सबसे इनोवेटिव हों, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहें। जब कंपनी ड्रामेटिक या रैपिड चेंज आ रही होती हैं तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अडॉप्ट करती हैं। इट इज़ बेसिकली एनालिसिस होता है, रीडिज़ाइन ऑफ वर्क फ्लो विद इन एंड बिटवीन द एंटरप्राइज। बेसिकली जो लोग री इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि जो करंट प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली है, कोडिंग है, बिल्कुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, मार्केट के अकॉर्डिंग है, तो वो ये कंसीडर करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये उनकी बिल्कुल काम नहीं करेगा फ्यूचर में। वो फ्यूचर को देख के काम कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में अगर चेंज होगा या हमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी तो हम उसे अभी चेंज कर लें। या जब आप अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो और बिल्कुल प्रोसेस और डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हो, तो इस अप्रोच की हमें लोग क्या कहते हैं कि करंट आपने जो आपका करंट प्रोसीजर हो या प्रोसेस हो उसको कंसिडर मत करो, आप बियॉन्ड द ऑटोमेशन या स्ट्रीमिंग के जाके काम करो। अगर हम डिफरेंस की बात करें ऑटोमेशन, स्ट्रीमिंग और री इंजीनियरिंग में, तो अगर हम इसको एक एनालिसिस से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जैसे अगर हम कहें कि एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कंपनी ने ट्रैवल करना है, क्या है, या तो बाय रोड जाओ या बाय रोड जाओ, बाय रोड जा सकते हो, डिफरेंट वेज है जाने की, या तो आप पैदल जाओ या आप किसी घोड़े पे चले जाओ या आपने कार कर लो या आप बाय प्लेन चले जाओ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही आपने जाना ना, आपने ये ट्रैवल ये डिस्टेंस को कवर करना है। अगर आप सपोज आप पैदल चलते हो, बाय फुट चलते हो, दैट मीन कि आप मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप चेंजेस लेके आते हो, आप बाय हॉर्स जाते हो, दैट मीन यू ऑटोमेट योर प्रोसेस अ लिटिल बिट, तो ये ऑटोमेशन का प्रोसेस हो गया। अगर आप बाय कार जाते हो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, दैट मीन कि आपने स्ट्रीम लाइनिंग यूज़ कर ली है। और अगर आप वही डिस्टेंस बाय एयरलाइन ट्रैवल करते हो, यानी एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल करते हो, दैट मीन कि आपने री इंजीनियरिंग को प्रोसेस को अप्रोच को यूज़ किया है। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हम इन सबको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो जब बिजनेस के जो लोग होते हैं जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं कि सबसे बेस्ट वे को वो अडॉप्ट कर सकें। जब री इंजीनियरिंग की जाती है बिजनेस प्रोसेस में, तो हर एरिया या हर प्रोसेस की नहीं की जाती, सिर्फ कोर प्रोसेस या जो कंपनी बिजनेस प्रोसेस में क्रिटिकल होते हैं उनकी की जाती है। जैसे अगर ऑपरेशनल प्रोसेस की बात करें, इनकी री इंजीनियरिंग की बात करें या मार्केटिंग की री इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमने कहा ये कंपनी आपकी सेल के लिए कंपनी के ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा अगर मैनेजरियल एस्पेक्ट्स की बात करें, एचआर डिपार्टमेंट की बात करें, तो इनका लिटिल इम्पैक्ट होता है। तो इनकी री इंजीनियरिंग की ज़रूरत इतनी नहीं होती है जितनी कि कोर प्रोसेसेस की री इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइनिंग बेसिकली ये विद इन द डिपार्टमेंट होती है। आप एक डिपार्टमेंट ऑटोमेट कर रहे हो तो किसी एक प्रोसेस को कर रहे होते हो, ऑटोमेट किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग भी इसी तरह काम कर रही होती है। लेकिन जब आप री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो ओवरऑल कंपनी लेवल पे काम कर रहे होते हो, सिस्टम लेवल पे काम कर रहे होते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट की री इंजीनियरिंग करते वक्त आपको पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और ओवरऑल सिस्टम पे ये इंप्लीमेंट होती है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।